Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about another topic of PGBP यानी कि Computation of Income। इस वीडियो में आपको साइंटिफिक रिसर्च तक सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जब भी इस केस में इनकम को कंप्यूट किया जाता है तो यहाँ पे कुछ केसेस देखी जाती हैं। हमारे पास फर्स्ट केस है बिजनेस कैरिड ऑन बाय असेसी। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 जो पर्सन कैरी करता है बिजनेस वो हमेशा चेंज होता रहता है और यहाँ पे ये इममेटीरियल माना जाता है यानी कि अनइम्पॉर्टेंट माना जाता है कि जो असेसी है वो बिजनेस चला रहा है या फिर वो खुद काम कर रहा है या फिर कोई उसका एम्प्लॉई एजेंट और मैनेजर काम कर रहा है, तो ये इममेटीरियल है, यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, जो बिज़नेस होना चाहिए वो कैरी किया होना चाहिए प्रीवियस ईयर, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर, चाहे वो पूरा साल चले बिज़नेस, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो असेसमेंट ईयर में है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो असेसी है वो इस जो बिजनेस को कैरी करेगा प्रीवियस ईयर में। सेकंड पॉइंट है टैक्स इज लेविड ऑन एग्रीगेट इनकम फ्रॉम ऑल प्रोफेशन बिजनेस कैरिड ऑन बाय असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इस केस में जो भी असेसी बिजनेस और प्रोफेशन कैरी करता है उनके जो नेट रिजल्ट्स होते हैं वो सेपरेटली ही रखता है। बट इन केस हम टैक्स की बात करें किस पे कितना टैक्स लगेगा, तो उस केस में जो हमारे रिजल्ट्स होंगे हर एक बिजनेस के वो इकट्ठे किए जाएंगे एंड इनकम बनती है उस पर टैक्स लगाया जाएगा और एक बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा प्रॉफिट ऑफ अनदर बिजनेस से। एंड थर्ड पॉइंट है स्पेक्यूलेशन बिजनेस। स्पेक्यूलेशन बिजनेस हमेशा जो असेसी है वो अलग ही रखता है अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट होता भी है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस में आपके 2 पॉइंट्स आते हैं मेनली, अगर आपको प्रॉफिट होता है और अगर आपको लॉस होता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये आपकी टैक्सेबल होगी विद अदर बिजनेस इनकम के साथ, बट यहाँ पे अगर लॉस हो जाता है तो ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस के प्रॉफिट में से ही सेट ऑफ होगा, ना कि अदर बिजनेस में से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑन वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, यानी कि जब वाइंडिंग अप हो रही है बिजनेस की तो उस केस में जो सेल कर रहे हो आप एसेट्स तो उस पर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो ये टैक्सेबल नहीं माना जाता है इन दिस केस। बट इन केस अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से तो उसे हम टैक्सेबल मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स ऑन रियल ऑनर। सेक्शन 28 चल रहा है अभी तक इन पॉइंट्स में जो हम कर रहे हैं कॉम्पिटिशन में। 28 सेक्शन चल रहा है, यहाँ पे ऑनरशिप लीगल ही नहीं होती बल्कि बेनिफिशियल ऑनरशिप भी यहाँ पे होती है। जो पर्सन एंटाइटल है प्रॉफिट के लिए वो ही टैक्स देगा एंड उसे ही हम रियल ऑनर मानेंगे। 6th पॉइंट है टैक्स ऑन रियल इनकम। जो टैक्स है वो हमेशा लेविड होता है ऑन रियल अर्नड प्रॉफिट्स पे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न की है वो टैक्स लगेगा नेक्स्ट ईयर में। एंड इन केस अगर एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे प्रॉफिट्स की तो उस केस में टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू एंटिसिपेशन। एंड इन केस अगर आपको एक्चुअली प्रॉफिट हुए हैं तो वहाँ पे टैक्स लगेगा उस पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंड प्रोफेशन में बी लीगल और इलीगल। इस केस में चाहे वो लीगल बिजनेस है चाहे वो इलीगल बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है तो उन दोनों केसेस में टैक्स लगेगा। आप इलीगल बिजनेस चला रहे हो या प्रोफेशन चला रहे हो तो उस केस में आपको लीगल एक्शन फेस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम टू बी कंप्यूटेड फॉर ईच प्रीवियस ईयर। अब ये तो सिंपल है, हर एक प्रीवियस ईयर की इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब जो नेगेटिव इनकम है वो मेनली लॉस शो कर रही है कि नेगेटिव है तो ये सेट ऑफ हो जाता है अदर इनकम में से, जैसे प्रेस्क्राइब किया जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है अलाउएबल डिडक्शंस का। जब भी आप कंप्यूट कर रहे हो इनकम इन केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे सेक्शन 30 to 37 के अकॉर्डिंग कुछ डिडक्शंस हैं जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर अलाउ होते हैं जब आप कंप्यूट करते हो इनकम। सो बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। तो यहाँ पे जो ये सेक्शंस हैं 30 to 37 इनका मेन रोल क्या होता है, इनको एनलिस्ट करना इनके एक्सपेंसेस को। बस 15 एक्सपेंसेस आते हैं जो इनकर होते हैं इन दीज सेक्शंस। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कोई भी एक्सपेंडिचर अगर इनकर होता है
इन केस ऑफ कमर्शियल एक्सपीडेंसी यानी कि कोई प्रूडेंट पर्सन जब बिजनेस के पर्पस के लिए कुछ काम कर रहा है, उसमें कोई एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो उसे हम यहाँ पे कमर्शियल एक्सपीडेंसी कहते हैं। एंड प्रूडेंट पर्सन का मतलब है कि समझदार पर्सन होता है कोई। सेकंड पॉइंट में यही बताया हुआ है। थर्ड पॉइंट देखो, अगर कोई एक्सपेंडिचर जो इनकर होगा जहाँ पे आप कैरी कर रहे हो किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन को। फोर्थ पॉइंट है कुछ अदर एक्सपेंसेस जो प्रोहिबिटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू दीज एक्ट्स और सेक्शंस, और ये एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड भी हैं, ठीक है। यानी कि आपको बताया हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं ये प्रोहिबिटेड नहीं है या फिर एक्शंस के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट में ये बताया हुआ है इन केस आपका न्यू बिजनेस है और जिस डेट को ये सेटअप हुआ उससे पहले के जो एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें इनकर नहीं होते हैं। यहाँ पे डिडक्शन सिर्फ रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर के लिए ही प्रोवाइड करी जाएंगी। रिडक्शन सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी जिस बिजनेस में एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं। यानी कि अगर आपके एक बिजनेस में एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, आपके पास दो बिजनेस ऑलरेडी हैं, तो आप एक के एक्सपेंसेस दूसरे में दिखा रहे हो तो वहाँ पे डिडक्शंस नहीं अलाउ हैं। जिस बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उसमें ही डिडक्शंस अलाउएबल हैं। जो एक्सपेंडिचर बिजनेस का है, अगर वो बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया तो वहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं तो वो यहाँ पे नहीं इंक्लूड होंगे एंड इसे हम कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस यहाँ पे सिंगल ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पे डिडक्शंस अलाउएबल होंगी चाहे वो अकाउंटिंग ईयर में हो या फिर उससे पहले हुई हो जो सिंगल ट्रांजैक्शंस हैं। एंड यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वहाँ पे डिडक्शंस अलाउएबल होंगी। नाइन्थ पॉइंट है इन केस ऑफ पार्टनरशिप के शेयर में भी यहाँ पे डिडक्शंस अलाउएबल होती हैं इन केस ऑफ यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस हो गए हैं। और टेंथ पॉइंट में ये बताया है कि ओनली एक्सपेंसेस अलाउड है डिडक्शन के लिए, लॉस अलाउड नहीं है जिसका हम नेचर कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। 11th पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे नहीं अलाउड। 12th पॉइंट है जो इनकम टैक्स पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर है उसके लिए डिडक्शंस अलाउएबल हैं। और 13th पॉइंट है कि जो डिडक्शंस हैं वो अगर असेसी का खुद का बिजनेस है, अगर उसमें कोई एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं तो उसमें भी डिडक्शंस अलाउएबल हैं। 14th पॉइंट है कि अगर यहाँ पे प्रीवियस डिडक्शंस की बात करें, अगर वो रिकवर हो चुके हैं, ठीक है, और वो टैक्स कब लगेगा और कहाँ लगेगा, वो जो टैक्स होगा वो उस ईयर में लगेगा जब वो रिकवर हो गई हैं, ठीक। नेक्स्ट मेन टॉपिक है हमारा लिस्ट ऑफ डिडक्शन का। इसमें बहुत सारी डिडक्शंस आएंगी फ्रॉम 30 से लेके और 44 DB तक। यहाँ पे मेनली हमने इस वीडियो में 35 तक करनी है जो साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंडिचर तक है, ठीक है। एक्सप्रेसली एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 30 से लेके 36 तक। फर्स्ट पॉइंट है, इसका सेक्शन याद कर लो, 30 है इसका सेक्शन जिसमें आपके रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस आएंगे इन केस ऑफ बिल्डिंग प्रीमिसेस। तो यहाँ पे रेंट है सबसे पहले। सो मेनली रेंट में 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि जो हमारा एडमिसिबल डिडक्शन होती है, यानी कि अगर फुल अमाउंट है रेंट की, ठीक है, तो वो ही यहाँ पे ली जाएगी। सेकंड पॉइंट है डिडक्शंस के लिए। एंड सेकंड पॉइंट है अगर यहाँ पे कोई रेंट नहीं पे किया जा रहा और इस केस में जो असेसी है वो ऑनर है प्रीमिसेस का, तो यहाँ पे कोई डिडक्शंस प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी। थर्ड पॉइंट है अगर जो प्रीमिसेस हैं वो एक ही पार्टनर को बिलोंग करती हैं, एक ही पार्टनर की हैं जो बिजनेस प्रीमिसेस हैं, तो उस केस में अगर रेंट दिया जाएगा टू लैंडलॉर्ड पार्टनर को तो उस केस में भी यहाँ पे डिडक्शंस अलाउएबल हैं। रिपेयर्स की बात करें, यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इन केस अगर जो असेसी है वो टेनेंट है, ऑनर नहीं है, इस केस में वो टेनेंट है एंड जो एग्रीमेंट होगा इसमें जितना भी वो कॉस्ट होगा वो बियर करेगा खुद, ठीक है, जितनी भी वो स्पेंड करेगा रिपेयर पे, तो यहाँ पे डिडक्शंस अलाउएबल होंगी। सेकंड पॉइंट है अगर वो टेनेंट नहीं है, ठीक है, तो इस केस में वो ऑनर भी हो सकता है प्रीमिसेस का, तो इसमें भी आपको डिडक्शंस प्रोवाइड की जाए। अब यहाँ पे रिपेयर्स और करंट रिपेयर्स का क्या मतलब हुआ। रिपेयर्स का मतलब होता है कि अगर आप बिल्डिंग की कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हो, उसे वर्केबल बना रहे हो, ठीक है, माइनर चेंजेस करके, लाइक आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो मशीनरी की, ठीक है, तो वो हम रिपेयर्स में ले सकते हैं। एंड अगर करंट रिपेयर्स की बात करें तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल टैक्सेस। लोकल टैक्सेस का क्या मतलब होता है, अगर कोई अमाउंट यहाँ पे लोकल टैक्सेस की तरह पे की जा रही है जिसमें जो असेसी है
उसका खुद का बिजनेस है या ऑनर है वो बिल्डिंग का, तो उस केस में भी यहाँ पे डिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं, ये अलाउएबल है। एंड इन केस अगर बिल्डिंग रेंट पे है, ठीक है, और कुछ एक्सपेंसेस जो असेसी बेयर कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंट्रैक्ट ऑफ रेंट, तो उस केस में भी यहाँ पे डिडक्शंस प्रोवाइड करी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम। जो भी अमाउंट पे की जाएगी इन दिस रिस्पेक्ट कि आप इंश्योरेंस करवा रहे हो अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, डैमेजेस के अगेंस्ट या डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, जो भी प्रीमिसेस के रिलेटेड होगा। एंड यहाँ पे डिडक्शंस फिर से अलाउएबल होंगी, ठीक है, एज एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस किसका किसका हो सकता है, अगेंस्ट फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। पॉइंट है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर अंडर सेक्शन 31। 30 सेक्शन में हमारे 4 पॉइंट्स आ रहे थे, रेंट, रिपेयर्स, लोकल टैक्सेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये 31 सेक्शन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि रिपेयर इंश्योरेंस में जितनी भी एक्सपेंसेस इनकर होती हैं तो उसमें डिडक्शंस अलाउएबल हैं। एक तो फर्स्ट पॉइंट है जितनी भी अमाउंट पे की जाएगी करंट रिपेयर्स पे। सेकंड पॉइंट है जितनी भी इंश्योरेंस के बेस पे कोई अमाउंट पे की जा रही है अगेंस्ट डैमेज और डिस्ट्रक्शन। जो प्लांट एंड मशीनरी है जिस पे डिडक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो यूज़ हो सिर्फ जो असेसी बिजनेस चला रहा है उसके लिए ही, ठीक है। प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर उसके बिजनेस में ही यूज़ होने चाहिए। एंड जो रिपेयर होगी वो कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए, जस्ट उसकी रिप्लेसमेंट या कॉम्पनसेशन होगी, यानी कि आप वर्किंग कंडीशन में रखोगे प्लांट एंड मशीनरी को, ठीक है। तो इसमें कैपिटल नेचर की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अंडर सेक्शन 32। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉपर इसकी वीडियो बनेगी क्योंकि इसका नेक्स्ट चैप्टर है। सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35। सो ये क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स में आ सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। और इसको डिफाइन किस में किया गया है, अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 4 में इसे डिफाइन किया गया है। और इसका मीनिंग, नॉर्मल मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन करते हैं। अब यहाँ पे साइंस के फील्ड में काफ़ी सारी रिसर्च करी जाती हैं विद डिफरेंट एफर्ट्स। तो यहाँ पे जो रिसर्च कंडक्ट करी जाती है, जो कंट्रीब्यूट होता है टुवर्ड्स साइंस, सिस्टमेटिक कलेक्शन के थ्रू, इंटरप्रिटेशन के थ्रू और इवेल्युएशन ऑफ डेटा के थ्रू, और ये प्लान्ड मैनर में ही होती है, इसे हम साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक रिसर्च का मीनिंग है वो क्या इंक्लूड करता है, वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाती है इन फील्ड ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस, जिसमें आपके एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी भी इंक्लूड होती है। रेफरेंस टू दीज एक्सपेंसेस, यानी कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च में जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो प्रोविजन के रिलेटेड हो सकते हैं, बट अगर कोई एक्सपेंडिचर अराइज हो रहे हैं आउट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च या फिर एक्यूजेशन ऑफ राइट के कारण, तो वो साइंटिफिक रिसर्च में नहीं इंक्लूड होंगे। यहाँ पे जो प्रोविजंस बनाने में आपके एक्सपेंसेस गए हैं वो इंक्लूड होंगे, ना कि साइंटिफिक रिसर्च पे लगे हुए कोई एक्सपेंसेस या एक्यूजेशन ऑफ राइट के कारण। अब यहाँ पे कौन से बिजनेस इंक्लूड होते हैं या क्लास ऑफ बिजनेस इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जो हेल्प कर रही है कि आपका जो बिजनेस है वो एक्सटेंड हो जाए। ई पॉइंट है अगर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है इन केस ऑफ मेडिकल नेचर की, एंड वो यहाँ पे वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, जो भी आपने वर्कर्स एम्प्लॉय करे हैं उनके वेलफेयर के लिए है, तो ये इंक्लूड होगा इसमें। एंड नेक्स्ट है कि अगर सारे एक्सपेंसेस इनकर करे जाते हैं बाय असेसी, तो उस केस में यहाँ पे 2 ब्रॉड कैटेगरीज है इसकी। इन केस अगर प्रमोशन कर रहा है वो साइंटिफिक रिसर्च की, फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस जो भी इनकर कर रहा है वो अपने आप कर रहा है, ठीक है, इन हाउस रिसर्च कर रहा है, ठीक है, कैरिड ऑन बाय द असेसी हिमसेल्फ, जो भी एक्सपेंसेस हैं। बी पॉइंट है अगर जो रिसर्च एक्टिविटीज़ है वो बाहर से करवा रहा है, यानी कि आउटसाइड एजेंसीज बनी हुई हैं या बॉडी है, तो उससे करवा रहा है, जो असेसी है बॉडीज़ को फाइनेंशियल हेल्प दे के जो रिसर्च है वो करवाता है। तो इसमें 2 कैटेगरीज हो गई, एक तो वो खुद रिसर्च करता है, सेकेंडली वो किसी से करवा रहा है।
अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज हमने पढ़ ली, इसके सब पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसको हम जो वो खुद कर रहा है उसे हम ए मान लेते हैं, और जो किसी से करवा रहा है यानी कि आउटसाइडर से करवा रहा है वो बी मान लेते हैं। ए के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, मीन्स A1 और A2। बी के अंदर B3 पॉइंट्स हैं, B1 B2 B3। A1 में बताया हुआ है कि A सेकंड में जो भी पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक है, उनको छोड़ के जो भी असेसीज आएंगे इस पॉइंट में उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है रेवेन्यू एंड सेकंड है कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का सेक्शन याद कर लो, 35 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज फर्स्ट। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें उसका सेक्शन है 35 सब सेक्शन 2, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च का ही सेक्शन 35 है तो इसमें 35 आ गया। अगर A2 की बात करें, जो भी एक्सपेंडिचर वो अपने घर पे लगा रहा है, मींस ऑन इन हाउस रिसर्च पे लगा रहा है, डेवलपमेंट पे लगा रहा है बाय स्पेसिफाइड कंपनी से, तो उसका सेक्शन क्या होगा, सेक्शन 35 2AB। कंडीशन क्या है, जो रिसर्च है वो रिलेटेड होनी चाहिए बिजनेस ऑफ असेसी से। पढ़ते हैं आउटसाइडर्स का पॉइंट यानी कि बी पॉइंट। B1 में ये बताया हुआ है कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी रिसर्च एसोसिएशंस को जो अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को या अदर इंस्टीट्यूशंस को, तो यहाँ पे B1 पॉइंट आएगा अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज सेकेंड थर्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है अगर कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है नेशनल लेबोरेटरी को, अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AA को। थर्ड पॉइंट है अगर इंडियन कंपनीज को कंट्रीब्यूशन करा जा रहा है जिसका ऑब्जेक्टिव ही है साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट का, अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज A सेकेंड। और इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये रिलेटेड नहीं होना चाहिए विद बिजनेस ऑफ असेसी से। अब हमारा A1 पॉइंट था कि वो असेसी खुद एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट है इसका सब पॉइंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो इनकर किया जा रहा है बाय हिमसेल्फ असेसी अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज फर्स्ट। जब असेसी सेटअप करता है कोई रिसर्च लेबोरेटरी अपने ही आप, ठीक है, ऑफ हिज ओन, ताकि वो रिसर्च कैरी कर सके, ताकि उसके बिजनेस को हेल्प मिल सके, ही हैज़ टू इनकर वेरियस टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे, उसको खुद ही इनकर करने पड़ते हैं, खुद ही फेस करने पड़ते हैं। और जो ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो भी असेसी इनकर करता है वहाँ पे डिडक्शंस अलाउएबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करा है फॉर रिसर्च के लिए, या फिर उसने सैलरी दी है रिलेटेड टू रिसर्च, तो उस केस में डिडक्शंस प्रोवाइडेड हैं गिवन टू वर्कर्स ऑल्सो। एंड जो ये एक्सपेंसेस होंगे वो रिलेटेड होने चाहिए विद बिजनेस ऑफ असेसी। इन केस अगर वो टेक्सटाइल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रिलेटेड टू टेक्सटाइल बिजनेस होनी चाहिए, ना कि किसी और बिजनेस से। सेकेंड पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय असेसी हिमसेल्फ टू सेटअप रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 2। ये सेकेंड पॉइंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद। अगर कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, वो रिलेटेड है विद बिजनेस ऑफ असेसी एंड वो रिसर्च में यूज़ किया गया है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे डिडक्शन फुल अमाउंट की मिलती होती है जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा है रिलेटेड टू बिजनेस। अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है लेबोरेटरी, ठीक है, और अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए करी है, और आपने परचेज़ किया प्लांट एंड मशीनरी या कंप्यूटर, तो उसे हम इंक्लूड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं इंक्लूड होती, वो एक्सक्लूडेड होती है। फर्स्ट पॉइंट है जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे या एक्सपेंसेस होंगे वो रिलेटेड होने चाहिए असेसी के खुद के बिजनेस से। सेकंड पॉइंट है कि जो भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्लूड होता है, जो भी इनकर होता है, उस पे डिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं, चाहे वो किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में लगे हों जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर एक्वायर करने में, बट ये प्रीवियस ईयर के बिजनेस में नहीं यूज़ हुए हैं। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन यहाँ पे अलाउ नहीं की गई, जो भी आपने एसेट कंस्ट्रक्ट किया है या जो होल कॉस्ट है जिस पे आपने कंस्ट्रक्ट किया या फिर परचेज़ किया, जो मेंशन किया गया है इन P&L अकाउंट में,
डी पॉइंट है ये अबव मैंशनड पॉइंट्स में, डी पॉइंट में बताया गया है कि जो हमारे अबव मैंशनड एसेट्स हैं अगर वो सोल्ड हो जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इनको नहीं यूज़ किया गया किसी अदर पर्पज़ के लिए, तो उस केस में ये 45 सेक्शन में जाएंगे जिसका नेम है कैपिटल गेन्स। इसका भी अलग से चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। ये प्रॉपर A1 पॉइंट था जिसमें 2 पॉइंट्स आ रहे थे, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। A2 पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च टू कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन 11th शेड्यूल, सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AB। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि 100% डिडक्शंस अलाउड हैं। और फर्स्ट पॉइंट आता है, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये कंपनी एसएससी को ही प्रोवाइड करी जाती हैं ये जो डिडक्शंस होती हैं। सेकंड पॉइंट है जो कंपनी बायोटेक्नोलॉजी में इंगेज्ड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं, चाहे वो 11th शेड्यूल के आर्टिकल में हो या ना हो ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। थर्ड पॉइंट है जो डिडक्शन अलाउड हो इन केस ऑफ अगर आपका कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं या एक्सपेंडिचर हो रहा है इन हाउस रिसर्च या डेवलपमेंट पे और जो अप्रूव किए गए हों बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है अगर यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट की बात आती है तो यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड माना जाता है कि इसको इंक्लूड नहीं किया जाता अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन फर्स्ट में। बट यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनके एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो इस सेक्शन में इन्वॉल्व होंगे, इनको छोड़ के, किनको छोड़ के, जो कॉस्ट ऑफ लैंड है या बिल्डिंग है। अगर इस सेक्शन में कोई डिडक्शन अलाउड है तो हम किसी अदर सेक्शन में उसको क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। बी पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। B1 है रिसर्च कैरिड ऑन बाय एनी अदर एजेंसी, बॉडी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एक्सेट्रा एंड फाइनेंस्ड बाय एसएससी अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सेकेंड थर्ड। इस केस में यहाँ पे 100% की डिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती है अगर एसएससी खुद नहीं करता रिसर्च, किसी और को पैसे दे के करवाता है, चाहे वो एजेंसी हो, बॉडी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो। इसमें हमारे मेनली 3 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका अगर अमाउंट आप दे रहे हो यानी कि कंट्रीब्यूशन दे रहे हो किसी अप्रूव्ड एसोसिएशन को जो रिसर्च करती है, बट जो रिसर्च करेगी वो उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, हमने कंडीशन पढ़ी थी बी करते हुए, ठीक है। तो इसमें आपको 100% की डिडक्शन मिलती है बट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितने भी हुए हैं उसमें, ठीक है। इसका सेक्शन याद कर लेना 35 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सेकेंड पॉइंट है अगर आप कोई भी अमाउंट या कंट्रीब्यूशन देते हो किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को या इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए एंड 100% की डिडक्शन यहाँ पे भी अलाउड है। थर्ड पॉइंट है अगर कोई अमाउंट आप दे रहे हो किसी अप्रूव्ड एसोसिएशन को विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरटेकिंग दिस रिसर्च इन फील्ड ऑफ सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो उस केस में यहाँ पे 100% की डिडक्शन प्रोवाइड होती है। एंड B2 पॉइंट करते हैं जो कंट्रीब्यूशन किया गया है टू नेशनल लेबोरेटरी अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA। इस पॉइंट में आपके इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं लाइक नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिक पर्सन एज अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको 100% डिडक्शन दी जाती हैं अगर इनको हम कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट है डिडक्शन फॉर सम ऑफ मनी गिवन टू अ कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35 सब क्लॉज फर्स्ट सेकेंड क्लॉज ए। तो इस केस में भी आपको 100% की डिडक्शन प्रोवाइड करी जाती है इन केस अब अगर आप कोई अमाउंट किसी कंपनी को देते हो साइंटिफिक रिसर्च करवाने के लिए। अब ये कंडीशंस क्या कहती हैं, कहती है कि कंपनी जो है वो इंडिया में होनी चाहिए एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च या इसकी डेवलपमेंट का, और जो कंपनी है वो अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च कंपनी होनी चाहिए बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी।